हेलो बच्चों, हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले वाले एक्सरसाइज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो पहले देखते हैं इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, फिर न्यूमेरिकल्स, और इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आने वाला है, डी मॉर्गन्स लॉ, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, क्या होता है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। सपोज कीजिए आपको एक सेट दिया हुआ है यू मतलब यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक सेट दिया है आपको सेट ए, जिसमें एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4 5। अब मैं आपको कहता हूं सेट ए को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख दीजिए। सेट ए को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख दीजिए। तो सेट ए को छोड़ा, 5 तक छोड़ा, बाकी कितने एलिमेंट है 6 7 8 9 10, वो हमने लिख दिए। ये जो सेट कहलाता है ये कहलाता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, और रिप्रेजेंट किया जाता है ए के ऊपर एक डैश लगाकर या फिर ए के ऊपर एक छोटा सा सी लिखकर। ठीक है जी, तो ए के ऊपर ऐसा डैश भी लगा सकते हैं या ए के ऊपर एक छोटा सा सी भी लिखा जा सकता है। ये दोनों ही कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट के सिंबल है। वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर एक सर्कल बनाइए, ये सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके अंदर आएंगे 1 2 3 4 5। तो हमने कहा इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाहर के एलिमेंट्स बताने। तो बाहर कौन कौन से एलिमेंट बचे? 6 7 8 9 10। तो इसीलिए जो शेडिंग है, जो येलो कलर किया हुआ है, वो बाहर किया हुआ है, सर्कल के अंदर नहीं किया हुआ। जहां भी येलो शेडिंग है मतलब वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट यानी कि ये बॉक्स जिसमें 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट आते हैं, इसमें ये जो सर्कल आप देख रहे हैं सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 5। ए कंप्लीमेंट का मतलब है इस सेट ए को छोड़कर बाहर के सारे एलिमेंट्स। कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहां पर 2-3 बातें और बता देता हूं छोटी छोटी। तो सपोज कीजिए बेटा आपके पास है सेट ए, ठीक है, और उसका है कंप्लीमेंट। अगर आप सेट ए के कंप्लीमेंट का दोबारा से कंप्लीमेंट करेंगे तो वो सेट ए के ही बराबर आ जाता है। ये है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंप्लीमेंट की। ठीक है जी, इसके कहते हैं लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन, इस प्रॉपर्टी को क्या मतलब है इसका? सेट ए का कंप्लीमेंट 6 7 8 9 10 है। अब मैं कहूं मुझे इसका भी कंप्लीमेंट चाहिए, यानी ए कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट चाहिए, तो वो क्या होगा? उसका मतलब होगा इन एलिमेंट 6 7 8 9 10 को छोड़कर बाकी के एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। तो जब आप 6 7 8 9 10 को छोड़ दोगे तो बाकी के एलिमेंट कौन बचे? 1 2 3 4 5। तो आ गया ना ए के ही बराबर, इसीलिए ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए तो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप अभी जिस रूम में बैठे हुए, वो रूम एक सेट है, सपोज सेट ए। उसमें कौन कौन लोग हैं? हो सकता है आप हैं, आपकी मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, ये सेट के एलिमेंट्स हैं। मैंने कहा इस सेट का कंप्लीमेंट लीजिए, तो वो हो जाएंगे बाहर वाले लोग। इस सेट के बाहर वाले लोग कंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो आप सीधा कहेंगे कि अच्छा इस सेट का कंप्लीमेंट है जो भी इस कमरे के बाहर है। ठीक है, अब मैं कहता हूं उन लोगों का कंप्लीमेंट क्या होगा? जो बाहर वाले हैं, तो उन लोगों का कंप्लीमेंट होगा जो बाहर नहीं है, यानी जो कमरे के अंदर है। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट मीन्स बाहर वाले, और फिर उनका कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट यानी कमरे के अंदर वाले। यही बात है यहां पर देखिए, इस सेट का कंप्लीमेंट यानी बाहर वाले, और बाहर वालों का कंप्लीमेंट अंदर वाले। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन। क्लियर हो गया। अगली प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, फाई तो आप जानते ही होंगे, एक ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं होता, इसका कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। लिख लीजिएगा दूसरी प्रॉपर्टी, फाई का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, तो इसका क्या मतलब है? देखिए बेटे, एक कमरा है, खाली है, एकदम एम्प्टी।
मैंने कहा इस कमरे का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, इस कमरे के अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो जब इस कमरे के अंदर कुछ है ही नहीं तो इसका कंप्लीमेंट होगा बाकी सारा सब कुछ, isn't it? जैसे कि यूनिवर्सल सेट है आपके पास 10 एलिमेंट्स का, हमने कहा जी एक सेट है 5, तो 5 में कितने एलिमेंट होंगे, एक भी नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं है। और मैंने कहा इनके अलावा कौन से एलिमेंट बचते हैं, जो कोई भी नहीं एलिमेंट आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, इनके अलावा कौन से एलिमेंट बचते हैं, तो आप कहेंगे इनके अलावा यानी कि सभी एलिमेंट हैं 1 से लेकर 10 तक, है ना। तो 5 का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कुछ भी नहीं का उल्टा होता है सब कुछ, एकदम सीधी सी बात है। कुछ भी नहीं यानी 5, उसका उल्टा उसका कंप्लीमेंट हो गया सब कुछ, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। तीसरा लॉ बता देते हैं आपको यहाँ पर, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लिखते रहिएगा साथ साथ में, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहता है कि अगर एक यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट किया जाए तो बराबर आएगा, गेस कीजिए किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट यानी सब कुछ, सारे एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स का कंप्लीमेंट क्या होगा। अगर आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है बेटे, तो यही करेक्ट आंसर है, सब कुछ का उल्टा कुछ भी नहीं, और यहां पर कुछ भी नहीं का उल्टा सब कुछ। तो इस सेट यू में 1 2 3 से लेकर 10 एलिमेंट्स है, अगर मैं कोई सेट बना दूं ए और उसमें लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं कहूं इनको छोड़कर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, सारे के सारे एलिमेंट तो हो गए, तो यू का कंप्लीमेंट होता है 5। ये थी बड़ी बेसिक सी जानकारी, तो इसमें मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बनाई नहीं है। अब डी मॉर्गन्स लॉ आएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो उसी टाइम पे उसको देखेंगे, ठीक है, तब तक क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, वर्बली कर लेंगे इसको, ज़्यादा समय वेस्ट इस पे नहीं करेंगे। ए कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 2 3 4 को छोड़कर 5 6 7 8 9, करेक्ट, ब्रैकेट के अंदर लिखेगा, हो गया। बी है 2 4 6 8, तो बी कंप्लीमेंट क्या होगा 1 3 5 7 9, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, हो गया। ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन सी है क्या, ए यूनियन सी है 1 2 3 4, और कौन कौन है 5 6, ये हो गई ए यूनियन सी। इन एलिमेंट्स को छोड़कर, इन एलिमेंट्स को छोड़कर इनका कंप्लीमेंट हमको देखना है, तो कौन कौन बचा 7 8 9, तो ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट होगा 7 8 9, ठीक है। ऐसे ही अगला है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4, 2 आ गया 4 आ गया, रिपीट नहीं करते कभी भी, 6 8, 1 2 3 4 6 8, ए यूनियन बी है 1 2 3 4 6 8, इनको छोड़कर कौन कौन बच गया 5 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया। फिफ्थ पार्ट में कहता है ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होगा, आंख बंद करके बता सकते हो, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए ही होगा, ठीक है। लास्ट बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, पहले तो बी माइनस सी याद करो, बी माइनस सी क्या था, बी माइनस सी बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो देखिए बी के एलिमेंट कौन से सी में है, 4 सी में है, और बी का एलिमेंट 6 भी सी में है, तो बी माइनस सी का मतलब होता है बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो बी माइनस सी हो गया 2 और 8, सही बात है। और इनको छोड़कर बी माइनस सी का कंप्लीमेंट पूछ रहा है, इनको छोड़कर कौन बचा 1 3 4 5 6 7 9, 2 और 8 को छोड़कर, तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही ईजी, इससे ईजी पढ़ाई आपने बचपन से नहीं पढ़ी होगी कभी भी, जितनी ईजी ये है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, कंप्लीमेंट बताइए सेट ए का, ए बी सी का कंप्लीमेंट बताइए, डी ई एफ जी एच हो जाएगा। बी का कंप्लीमेंट बताइए, तो ए बी सी, फिर डी ई यहाँ पर है, एफ जी यहाँ पर है, एच ये भी हो गया। ए सी ई जी का कंप्लीमेंट बताइए, तो बी आ जाएगा, डी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एच आ जाएगा। एफ जी एच ए का बताइए, तो ए आ गया तो बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी ई, एफ लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, एच लिखा है, तो बी सी डी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3
कह रहे हैं टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स का कंप्लीमेंट लिख कर दिखाइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है इवन नेचुरल नंबर का कंप्लीमेंट क्या होगा। इवन का उल्टा क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड आपका आंसर आ गया। फिर कहते हैं ऑड नेचुरल नंबर का कंप्लीमेंट, ये डैश है ना, कंप्लीमेंट का सिंबल है और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऑड नेचुरल नंबर का कंप्लीमेंट क्या होगा? सीधी सी बात है, इवन नेचुरल नंबर होंगे। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का कंप्लीमेंट क्या होगा? अब आती है यहाँ पे बच्चों की गलती। लिखते हैं जी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का कंप्लीमेंट होगा नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3। बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना है। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का कंप्लीमेंट होगा नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का उल्टा नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 देखेंगे तो वो क्या है? 3 है, 6 है, 9 है एंड सो ऑन। ये है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। क्या इनका उल्टा ये होगा? -3, -6, -9? नहीं, इनके अलावा एलिमेंट होंगे 1, 2, 4। बात समझ में आ गई? तो जब आप कहोगे नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 तो ये एलिमेंट कैसे आएंगे? तो आप गलत हो गए। इसलिए नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं कहना, कहना है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। और वैसे भी नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 अब क्या कह सकते हैं? तो नेचुरल नंबर की फैमिली है, इसमें नेगेटिव नंबर कहाँ से आएंगे? आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स का उल्टा, मतलब उनको छोड़कर। तो कई बच्चे सिर्फ कंपोजिट नंबर बोल के चुप हो जाते हैं। मैं कोई वीडियो देख रहा था, किसी की मैथ्स को लेकर वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने लिखा था दुनिया में 2 प्रकार के नंबर होते हैं। क्लास 11th को ही पढ़ा रहे थे शायद। 2 प्रकार के नंबर होते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट। एकदम गलत बात है। दुनिया में 3 प्रकार के नंबर होते हैं, प्राइम, कंपोजिट और 1। क्योंकि 1 ना तो प्राइम में आता है ना तो कंपोजिट में आता है। तो सही बात यह है कि 3 प्रकार के होते हैं। तो जब हम कहते हैं प्राइम का उल्टा क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, तो कंपोजिट लिख के चुप नहीं बैठ जाना, क्योंकि कंपोजिट लिखोगे तो उसमें 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। इसलिए लिखना है कंपोजिट होने चाहिए और 1 भी होना चाहिए। ये ज्ञान की बात है भाई, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो आप लिखेंगे x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, इसका कंप्लीमेंट। यहाँ लिखा है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? वैदिक मैथ्स की वीडियो में भी बताया था ना। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनको आप स्क्वायर रूट इजिली निकाल सकते हैं बिना डेसिमल के। जैसे 1 का स्क्वायर हुआ 1, तो 1 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो 4 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हुआ 9, तो 9 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका उल्टा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही परफेक्ट क्यूब, इसी लॉजिक पे 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, तो 8 परफेक्ट क्यूब है। 3 क्यूब 27, 27 परफेक्ट क्यूब है। तो उनका उल्टा क्या होगा? नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है x is such that x plus 5 is equal to 8। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि x की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 है ना, x की वैल्यू 3 है। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा कि x की वैल्यू 3 नहीं है। यहां पर इस में कहा है कि x इस प्रकार है कि 2x plus 5 9 है। तो सॉल्व करिए, 9 - 5 4, तो x आ गया 2। तो इस सेट का मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 है। बस घुमा घुमा के बताइए बातें, डायरेक्ट नहीं बताइए, तो आपको पता लगाना है। तो 2 का उल्टा क्या हो गया, मतलब 2 का कंप्लीमेंट क्या हो गया कि x की वैल्यू 2 नहीं है। ठीक है, यहां पर है x की वैल्यू 7 के बराबर या 7 से बड़ी है, तो उसका उल्टा हो गया कि x की वैल्यू 7 से छोटी है। लॉ ऑफ ट्रिचोटॉमी एक नियम है मैथ्स का, क्या कहता है बताएं? लॉ ऑफ ट्रिचोटॉमी कहता है दुनिया का कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। कितनी सिंपल सी बात है। आप कहोगे ये कौन सा लॉ है, ये तो बड़ी सीधी सी बात है, पर मैथ्स की हर चीज जो है वो स्टेटेड है। इवन 1 + 1 = 2 भी प्रूव किया गया है। ठीक है, हर चीज स्टेटेड है। इसीलिए लॉ ऑफ ट्रिचोटॉमी कहता है कि कोई भी नंबर दूसरे से बड़ा, बराबर या फिर छोटा होगा। अब यहां पे तो लिख दिया कि x 7 से बड़ा या बराबर है, तो रह क्या गया, x 7 से छोटा है, वो यहां पे लिख दिया, उसका कंप्लीमेंट्री, उसकी उल्टी बात कह दी। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ इक्वल का साइन लगा दिया तो गलत हो जाएगा। बच्चे कहते हैं सर छोटी सी गलती के नंबर कट गए। ये छोटी गलती नहीं है, बड़ी गलती है, क्योंकि 2 चीजें यहाँ पे कह दी गई हैं, तो जो तीसरी बची चीज है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ऐसे यहाँ पे कहा है 2x + 1 > 10।
तो ग्रेटर बोल दिया तो दो बच गए, इक्वल और लेस। तो इक्वल और लेस यहाँ पे लिख देना है। यहाँ थोड़ा सॉल्व किया हुआ है, आप बिना सॉल्व किए भी लिख सकते थे सीधा ऐसे कि 2x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। एंड ऑब्वियसली जो लिखा है यहाँ पे ना वो भी सही है, क्योंकि आप इस 1 को उधर ले जाओगे 10 - 1 9 और 2 को अपॉन में ले जाओगे 9/2 हो गया। ठीक है, तो वही आ जाएगा, पर हमने और सिंपल करके आपको बता दिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डी मॉर्गन्स लॉ। ये है भाई डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ कहता है कि अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है तो वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होता है, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा लॉ कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है तो वो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि यूनियन इंटरसेक्शन में बदलता है ब्रैकेट खुल के, और इंटरसेक्शन यूनियन में बदलता है ब्रैकेट खुलने के बाद। तो ये है, अब इसका प्रूफ तो कोर्स में नहीं है पर इसका यूज अवश्य है, और इसका वेन डायग्राम भी हम देखेंगे। तो वेरीफाई कर देते हैं जी। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। पहली बात को वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में पहले ए यूनियन बी निकाल लो। क्या है ए यूनियन बी? पहले ए के एलिमेंट 2 4 6 8, 2 4 6 8, फिर बी के एलिमेंट 2 पहले लिख दिया है, 3 5 7 हो गया ए यूनियन बी। अब इसका कंप्लीमेंट करना है, यानी इनको छोड़कर हमारे यूनिवर्सल में कौन कौन है, तो इनको छोड़ दिया तो यूनिवर्सल में 1 और 9, तो कंप्लीमेंट हो गया 1 और 9, यानी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट 1 9 के बराबर है। बात समझ में आ गई? अब हम करेंगे इसका आरएचएस। आरएचएस था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश यानी ए कंप्लीमेंट, इसको ए प्राइम भी बोलते हैं बाय द वे। ए डैश यानी ए कंप्लीमेंट, ए को छोड़कर कौन कौन बचा? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। और बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट यानी इनको छोड़कर कौन कौन बचा? 1, फिर 2 3 है, 4 5 है, 6 7 भी लिखा हुआ है, तो 8 9, 1 4 6 8 9। अब इनका इंटरसेक्शन कौन कौन कॉमन है? 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देना 1 9, दोनों सेम हो गए। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट दोनों सेम हुए, तो आपने वेरीफाई किया डी मॉर्गन का लॉ। अब बात करते हैं अगले की। अगला क्या था? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर होना चाहिए ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले ए और बी में इंटरसेक्शन देखिए, यानी कॉमन देखिए, तो दोनों में 2 ही कॉमन है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। उसका कंप्लीमेंट 2 को छोड़कर है 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल परफेक्ट है। और अब आरएचएस देखते हैं इसका, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश पहले हम देख चुके हैं, ए डैश कितना था? 1 3 5 7 9। बी डैश भी हमें पता है 1 4 6 8 9। अब इनका यूनियन करना है। यूनियन कैसे करते हैं? पहले लिखेंगे 1 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बट सीक्वेंशियली लिखने में अच्छा लगता है थोड़ा, बाकी गलत नहीं होगा किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश बराबर है ए इंटरसेक्शन बी डैश के, डैश मीन्स कंप्लीमेंट। तो ये आपका डी मॉर्गन का दूसरा नियम है। सीधी सी बात है, बीच वाला साइन इंटरसेक्शन से यूनियन में बदलता है, और पहले से अगर यूनियन में था तो इंटरसेक्शन में बदलता है। ठीक है बेटे, अब बात करते हैं वेन डायग्राम्स की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है वेन डायग्राम बनाकर दिखाइए ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का, तो ए यूनियन बी का डायग्राम तो हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं। सबसे पहली बात ये होती है बेटे कि आपको बनाना होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट ऐसे रेक्टेंगुलर बनता है, ओके, यहां पे लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो एक बार यूनिवर्सल सेट बना दिया तो फिर उसके बाद आप बनाते हैं एक सर्कल जो कि रिप्रेजेंट करता है ए को, और दूसरा सर्कल इसको काटते हुए जो रिप्रेजेंट करता है बी को। दोनों एक ही साइज के भी बना सकते हैं और चाहे तो डिफरेंट साइज के भी बना सकते हैं। ठीक है बेटे, ऐसे। तो ए यूनियन बी का मतलब है इस पूरी की शेडिंग, ये बेसिक में हमने बताया है विद डायग्राम, पर हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट चाहिए।
तो अगर कंप्लीमेंट चाहिए तो इसके बाहर शेड आपको करना पड़ेगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, इसको छोड़ के बाहर शेड करना पड़ेगा। यानी शेडिंग कहाँ करनी है, इधर। तो पेंसिल से ऐसे लाइनिंग करके पूरे में शेडिंग करनी है प्रॉपरली, या हल्के हाथ से पेंसिल से शेड कर देना है प्रॉपरली पूरे में। अभी मैं करूँगा, टाइम वेस्ट होगा। तो ये आपका कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये ए सर्कल है, ये बी सर्कल है, और शेडिंग है पूरी बाहर। ये हो गया ए यूनियन बी डैश। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गया। फिर यहां पे कहते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का डायग्राम बनाकर दिखाइए, ठीक है। पहले ही पढ़ लिया आपने कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी डैश के बराबर होता है, पढ़ाई कि नहीं। तो इसका डायग्राम और इसका डायग्राम सेम होगा। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का डायग्राम वही है जो ए यूनियन बी डैश का डायग्राम है। तो इसके लिए आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना, जो आपने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बनाया है वही आप इसका डायग्राम बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ये लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कॉमन क्या है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है, एक मिनट, हाँ ठीक है, दोबारा बना दिया मैंने। तो ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन है इनका ये बीच वाला रीजन, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और मैंने आपसे कहा कि मुझे इस ए इंटरसेक्शन बी का चाहिए कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट यानी इस बीच वाले रीजन को छोड़ के बाकी सब शेड होना चाहिए, बाकी सब इस बीच वाले रीजन को छोड़कर। तो थर्ड पार्ट का डायग्राम होगा आपका ये। देखिए बीच वाला रीजन छोड़ दिया है, इस रीजन में शेडिंग नहीं की है, इसको छोड़कर बाहर पूरा शेडेड है ब्लू कलर से, ये है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और जैसा कि आप डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ चुके हैं, ये बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश के, यानी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो इसका डायग्राम भी अगर बनाने को बोलता है तो आपको यही बनाना है, आपको यही बनाना है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको बनाने थे डायग्राम। अब 2 क्वेश्चन बच गए हैं, थकना नहीं है, पूरा करना है। 11th क्लास में आ गए हैं, मेहनत ज़्यादा करनी है। 10th क्लास के वीडियो छोटे छोटे बनाते हैं, 11th का बड़ा, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं कंटिन्यूसली और आपको अपनी कैपेबिलिटी भी बढ़ानी है। क्वेश्चन में कहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यूनिवर्सल सेट है सारे ट्राइंगल्स का। एंड इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। क्या बोला इसने, इसने कहा सेट ए में वो ट्राइंगल आते हैं जिनका कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग है। कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है का मतलब एक एंगल भी 60 डिग्री से अलग हो सकता है दोनों एंगल 60 डिग्री से अलग हो सकता है तीनों एंगल 60 डिग्री से अलग हो, ठीक है। तो फिर इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, सीधी सी बात है बेटा, इसका कंप्लीमेंट होगा वो ट्राइंगल जिसके सभी एंगल 60 डिग्री हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, ये कहता है कि हमारे ट्राइंगल जो हैं सेट ए में, उनका एक एंगल तो कम से कम 60 डिग्री से अलग होगा। यानी एक एंगल भी 60 डिग्री से अलग हो सकता है, 2 एंगल भी 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा कि कोई भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं होना चाहिए, यानी कि सारे एंगल 60 डिग्री होने चाहिए। तो ऐसा ट्राइंगल हो गया जी इक्विलेटरल ट्राइंगल। शब्दों का खेल है सारा, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से बोलोगे, दोहराओगे तो समझ आएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें। ए में अगर ए कंप्लीमेंट को यूनियन कर दिया जाए तो क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, वैसे तो बना लेते हैं एग्जाम्पल। तो यूनिवर्सल सेट है, मान लिया जाए नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर के बराबर, और सेट ए है, छोटा सा सेट ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। छोटा सा सेट ले लिया 1 2 3। फिर से मैं कह रहा हूं ब्रैकेट जो है ढंग से बनाइएगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर गड़बड़ करता है, इसलिए ऐसे टेढ़े मेढ़े ब्रैकेट बनते हैं, प्रॉपर करली ब्रैकेट्स बनाने। तो सेट ए है 1 2 3। अच्छा, ए कंप्लीमेंट क्या होगा,
ए कंप्लीमेंट होगा 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, इनको छोड़कर बाकी सब। तो बेटे जब उनको यूनाइट करोगे, आपस में मिलाओगे 1 2 3 को, और जो हम कह रहे 4 5 6 7 8 9 सब मिलके यूनिवर्सल सेट ही तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं? 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 सब मिलके यूनिवर्सल ही आ जाएगा। इसलिए ए यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट ही होता है, यूनिवर्स ही बन जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। आप देखिए छोटा सा एग्जांपल, जिस कमरे में आप बैठे हैं 4 5 लोग बैठे हैं, और बाहर की दुनिया जो ए कंप्लीमेंट है उसमें आप 4 5 लोगों को छोड़कर बाकी सब हैं, और आप 4 5 लोग और बाकी की सारा जो वर्ल्ड है, जो लोग हैं, सब अगर मिला दिया जाए तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया ना, सारे लोग हो गए, है कि नहीं? अच्छा, फिर कहता है फाई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। फाई कंप्लीमेंट अभी सीखा था, फाई कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो देखिए यूनिवर्सल सेट तो पूरा नेचुरल नंबर है और ए है 1 2 3, इंटरसेक्शन करोगे तो 1 2 3 ही आएगा, तो यानी वो ए के ही बराबर आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इसलिए ये ए ही आ गया। मैं आपको याद करने को नहीं कह रहा हूं, समझा रहा हूं कि कैसे आप सोच सकते हैं। फिर आता है ए और ए डैश का इंटरसेक्शन। ए और ए डैश में क्या कॉमन है? तो ए डैश क्या होगा? 1 2 3 को छोड़ दीजिए और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो ए डैश हैं नेचुरल नंबर के, यानी कि 4 5 6 और ऐसे डॉट डॉट डॉट। आपको क्या लगता है इनमें क्या कॉमन आएगा? इनमें क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, फिर से एक रियल लाइफ एग्जांपल, आप जो अपने घर में बैठे हुए 4 5 लोग हैं और बाहर बाकी की दुनिया है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो अंदर भी और बाहर भी हो सेम टाइम पे? नहीं हो सकता। एक आदमी जो एक ही टाइम पे अंदर भी हो और बाहर भी हो कैसे हो सकता है? तो ये होना ही पॉसिबल नहीं है। फाई, अब इसी में एक स्टूडेंट ने दिमाग लगाया था, बोला सर मैं दरवाजे के बीचों बीच खड़े होके एक टांग बाहर निकाल दूं, एक टांग अंदर रखूं तो मैं अंदर भी हूं और बाहर भी हूं। पर बेटे जी आप पूरे तो कहीं पे भी नहीं है ना आप ना तो पूरे अंदर है ना तो पूरे बाहर है। हम पूरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, आधे एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ पार्ट, यू कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यू कंप्लीमेंट हो गया फाई, और फाई का इंटरसेक्शन ए। फाई का इंटरसेक्शन किसी के भी साथ करो तो बेटा फाई आता है। क्यों? फाई है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और ए में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, इसलिए आंसर कुछ भी नहीं यानी कि फाई ही आता है। और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.5 कर दी है समाप्त। अगला एक्सरसाइज देखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा।